हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड कई बार कमेंट आ चुके हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है। तो ये वीडियो जो आज की है ये है डिविडेंड्स के ऊपर। पहले हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से तो उन शेयर्स पे मिलने वाला लाभांश वही डिविडेंड कहलाता है। यानी कि जब भी आप जैसे बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो समय समय पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उस पैसों का इंटरेस्ट देता है। उसी प्रकार से जब आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर आपको वो शेयर्स कंपनी डिविडेंड यानी इंटरेस्ट देती है। तो उसी को इंटरेस्ट को ही डिविडेंड कहा जाता है क्योंकि ये शेयर्स जो हैं आपके लंबे समय तक भी हो सकते हैं या फिर जब तक भी आप रखना चाहें तब तक वो आपके पास रहते हैं और इसी केस में वो आपको उसका डिविडेंड लाभांश देती रहती है। ये डिपेंड करता है हर कंपनी के ऊपर अलग अलग कि कौन सी कंपनी कब देती है और कितना परसेंट देती है। कोई कंपनी इसको 6 महीने में देती है, कोई 3 महीने में देती है और कोई ईयरली देती है। तो सबका अलग अलग होता है। अधिक जानकारी के लिए आप उस कंपनी के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करेंगे या उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे जिस कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं। फिर आप उसमें को जो भी चेंजेस करना चाहें या जो भी जानकारी करना चाहें वो उसमें आप ले सकते हैं। वो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं या उनको विजिट कर सकते हैं या उनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए कि डिविडेंड्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो डिविडेंड्स आपके डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। जो आपका अकाउंट लिंक होता है, मेंशन होता है आपके शेयर सर्टिफिकेट में या फिर आपके शेयर खरीदते टाइम जो अकाउंट दिया होता है उसी अकाउंट में डिविडेंड्स लगातार जाता रहता है। आपको उसको चेक करना होता है और इसकी एक वारंट की कॉपी आपके घर पर भी आती है बाय पोस्ट। अगर आपको वो डिविडेंड वारंट नहीं आ रहा है और बंद हो चुका है तो क्या करें, इस विषय पे मेरे पास ऑलरेडी एक कमेंट आया हुआ है जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि उनका कहना है कि उनके कुछ डिविडेंड है जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं क्लेम कर पाए हैं या उनको लेट रिसीव हुए हैं। तो इस केस में वो कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको सिंपली एक रिक्वेस्ट लेटर देना है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा और एक कैंसिल चेक होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके अपने रजिस्ट्रार जो भी आरटीए है उनको भेजेंगे तो वो आपके ये डिविडेंड्स वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। इस प्रोसेस में कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, कभी कभी अगर कोई रिजेक्शन आ गया तो 2 महीने के आसपास भी लग जाता है। इसका नॉर्मल प्रोसीजर डे है वो 15 से 20 दिन का होता है। 15 से 20 दिन में रजिस्ट्रार आपके अकाउंट में ये भेज देता है। बट क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से या और भी कोई परेशानी होने की वजह से हो सकता है ये आपका 10 दिन एक्स्ट्रा खिंच जाए या 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो जाए, पर वो मिलता ज़रूर है। तो इसलिए आपका अगर कोई डिविडेंड पेंडिंग है और आपने अभी तक उसको क्लेम नहीं किया है तो आप उसको क्लेम ज़रूर कर लें। क्लेम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने रजिस्ट्रार को बाय स्पीड पोस्ट भेज दीजिएगा या फिर आप उनको ईमेल करके पहले डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं, देन उनको भेज दीजिएगा या फिर जो है आप खुद विजिट करके वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा फिजिकली, तो भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा डिविडेंड अब हमें मिलेगा नहीं, हमारा वारंट खो गया है या फट गया है या एक्सपायर हो गया है तो अब हम इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, बैंक तो दे चुका है। पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई रजिस्ट्रार भी आपसे कहता है तो वो गलत है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग वो आपको क्लेम करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध है, वो आपको देंगे और ज़रूर देंगे। तो इसके लिए आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है और आप उनसे बात कीजिए, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
इसके अलावा कोई और इशू आता है सिग्नेचर वगैरह का, तो साथ में आप ISR 2 फॉर्म ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ISR 2 नहीं जाता है या फिर सिग्नेचर का इशू आ जाता है डिविडेंड क्लेम के चक्कर में, तो वो वहाँ पे रुक जाता है प्रोसेस। तो आप ISR 2 दे दीजिएगा। अपनी KYC अपडेशन के लिए ISR 1 दे दीजिएगा, और बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड तो रहेंगे ही आपके, और साथ में आप कैंसिल चेक दे दीजिएगा। अब यहाँ पे एक इशू और आ जाता है कई इन्वेस्टर के पास कि वो कहते हैं कि डिविडेंड जो है हमारे पिताजी के नाम पे था और अब वो नहीं है, जॉइंट होल्डर मैं हूँ, पर मेरे नाम पे डिविडेंड क्या ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये इसके ऐसे केसेस में भी आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके साथ डिविडेंड क्लेम करना पड़ेगा। पहले आपका ये प्रोसेस होगा जो आपका नेम डिलीशन का है, देन उसके बाद ये आपका डिविडेंड का प्रोसेस होगा। यानी अगर कोई और केस बीच में बनता है तो पहले चाहे वो ट्रांसमिशन का केस हो, डिविडेंड का केस हो या ट्रांसफ़र का केस हो, यानी होल्डर डेथ हो गई है, नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होना है, तो जो भी केस हो पहले वो केस कंप्लीट होगा, उसके बाद जा कर के आपका डिविडेंड का प्रोसेस होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके केस में क्या केस बनता है। अगर ओनली डिविडेंड का ही केस बनता है, कोई और आपका उसमें त्रुटि या खामी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप सिंपली अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ISR 1, ISR 2 फिल करेंगे और कैंसिल चेक के साथ भेज देंगे। अगर कैंसिल चेक नहीं है इन द केस आपके पास, तो इसके अलावा आप बैंक से अटेस्टेड कॉपी भेज सकते हैं, यानी जो बैंक का फ्रंट पेज होता है, जो आपकी पासबुक का फ्रंट पेज होता है जिसपे आपकी फ़ोटो लगी होती है, अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन होता है, उसकी कॉपी कराइए और उसको बैंक के स्टैंप लगवाइए और वो भेज दीजिए। कई RTA उसको सेल्फ अटेस्टेड भी कंसीडर कर लेते हैं, बट कई RTA नहीं करते हैं। तो आप एक बार RTA से कंफर्म कर लीजिएगा, और अगर कैंसिल चेक है तो कोई इशू ही नहीं है, आप डायरेक्टली भेज दीजिएगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी इन्वेस्टर्स को कि किस प्रकार से आपको अपने डिविडेंड क्लेम करने हैं और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं डिविडेंड क्लेम करने में। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।